अगले लेखक है राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। शैली सम्राट जो है राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का जन्म जो है 10 सितंबर 1890 ईस्वी को जो है बिहार के सूर्यपुरा जिला शाहाबाद अब जो है रोहतास में हुआ था तथा मृत्यु जो है 24 मार्च 1971 ईस्वी को हुआ। तो शैली सम्राट जो है राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का जन्म 10 सितंबर 1980 1890 ईस्वी को बिहार के जो है सूर्यपुरा जिला शाहाबाद अब जो है रोहतास में हुआ था तथा मृत्यु जो है 24 मार्च 1971 ईस्वी को हुआ। किसका? राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का। इनके पिता का नाम राजेश्वरी सिंह प्यारे एक प्रसिद्ध जमींदार थे। इनके पिता क्या थे? राजेश्वरी सिंह प्यारे क्या थे? एक प्रसिद्ध जमींदार थे। प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। 1907 ईस्वी में जो है आरा जिला स्कूल से जो है एंट्रेंस 1910 ईस्वी में सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से FA, 1921 में जो है प्रयाग विश्वविद्यालय से BA और 1914 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय से जो है MA इतिहास की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1917 ईस्वी उनकी रियासत जो है सन 1917 ईस्वी उनकी रियासत कोर्ट ऑफ वाइस के बंधन से मुक्त हुए और वे जो है उसके मालिक हो गए। 1 जनवरी 1920 ईस्वी को अंग्रेजी सरकार ने उन्हें राजा की उपाधि से जो है विभूषित किया। वे सूर्यपुरा के राजा थे। कुछ समय पश्चात उन्हें जो है CIE की भी उपाधि मिली। 1922-1928 तक जो है शाहाबाद आरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ये प्रथम भारतीय चेयरमैन भी रहे। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह 1933-1940 तक बिहार हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष और 1942-52 तक जो है पटना विश्वविद्यालय सीनेट के सदस्य रहे। बिहार के मासिक पत्रिका जो है नई धारा इन्हीं के संरक्षण में प्रकाशित होती रही। तो नई धारा जो पत्रिका है बिहार की मासिक पत्रिका है इन्हीं के संरक्षण में जो है प्रकाशित होती रही। कहा जाता है कि राजा राधिका रमण प्रसाद से मिलने के लिए मैथिली शरण गुप्त आगरा जाते थे। राजेंद्र जो है अभिनंदन ग्रंथ के संपादक राजा राधिका रमण प्रसाद को 1962 ईस्वी में हिंदी सेवाओं के लिए जो है पद्म भूषण, 1965 ईस्वी में वयोवृद्ध साहित्यिक पुरस्कार बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के सौजन्य से, 1969 ईस्वी में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि मगध विश्वविद्यालय की तरफ से जो है एवं सन 1970 ईस्वी में साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन की तरफ से जो है इन्हें दिया गया। राधिका रमण की रचनाओं में द्विवेदी योगीन आदर्श की झलक मिलती है। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का रचना संसार की बात करें तो नाटक जो है पहला है नए रिफॉर्मर या नवीन सुधारक है सन 1911 ईस्वी में। नए रिफॉर्मर या नवीन सुधारक 1911 में। धर्म की धुरी है जो है 1952 ईस्वी में धर्म की धुरी। और तीसरा नंबर है अपना पराया सन 1953 ईस्वी में। नज़र बदल गए जो है नज़र बदल गए जो है नज़ारे जो है सन 1961 ईस्वी में ये रचित हैं। अगर उपन्यास की बात करें तो राम रहीम है सन 1936 में। पुरुष और नारी 1939 ईस्वी। सूरदास है 1942 में। संस्कार है 1944 ईस्वी में। पूरब और पश्चिम है सन 1951 में। चुंबन और चांटा है सन 1957 ईस्वी में। ये सभी जो है राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का उपन्यास है। लघु उपन्यास की बात करें तो नवजीवन या प्रेम लहरी 1912 ईस्वी। तरंग है 1920 और माया मिली न राम तो ये जो है 1963 ईस्वी में। मॉडर्न कौन सुंदर कौन 1964 ईस्वी में। अपनी अपनी जो है नज़र है अपनी अपनी डगर है सन 1966 में। अपनी अपनी नज़र अपनी अपनी डगर सन 1966 में। ये जो है लघु उपन्यास है। संस्मरण की बात करें तो टूटा तारा है। संस्मरण क्या है? टूटा तारा 1941 ईस्वी। और तब और अब है टूटा तारा 1941 में। तब और अब है। बिखरे मोती खंड 2 है 1966 में। बिखरे मोती खंड 3 1969 में। बिखरे मोती खंड 4 1970 में। तो संस्मरण है ये राजा राधिका रमण सिंह का टूटा तारा 1941। दूसरा तब और अब। तीसरा नंबर है बिखरे मोती खंड 2 1966 और बिखरे मोती खंड 3 1969 में। बिखरे मोती खंड 4 जो है 1970 ईस्वी में।
ये क्या है, संस्मरण है। कहानी संग्रह की बात करें तो कुसुमांजलि है 1912 ईस्वी में, गांधी टोपी है 1938 ईस्वी में, और सावनी क्षमा है 1938 में, सावनी क्षमा। नारी क्या एक पहेली 1951 में, हवेली और झोपड़ी है 1951 में, देव और जो है दानव है 1951 में, वे और हम हैं 1956 में, अबला क्या ऐसी सबला 1962 में, बिखरे मोती खंड एक जो है 1965 में। ये क्या है, कहानी संग्रह है इनकी। प्रत्येक कहानी संग्रह में कहानियाँ, कुसुमांजलि की बात करें तो संग्रह में कुल 6 कहानियाँ हैं। पहला सुरबाला, बिजली, मरीचिका, कानों में कंगना, गुड़गुड़ी, कीरबाला। ये जो है कुसुमांजलि संग्रह में 6 कहानियाँ हैं। गांधी टोपी की बात करें तो इसमें भी 6 कहानियाँ। गांधी टोपी है, दरिद्र नारायण है, पैसे की घुंघनी है, चौथा है एक अनुभूति इस हाथ ले उस हाथ दे, एक अनुभूति इस हाथ ले उस हाथ दे, छठवां है जबान का मसला। ये गांधी टोपी संग्रह में संकलित है, 6 कहानियाँ हैं। सावनी क्षमा की बात करें तो इस कहानी में कुल 3 कहानियाँ हैं। पहला नंबर सावनी क्षमा है, बाप की रोटी है, और तीसरा नंबर माँ है। नारी क्या एक पहले संग्रह में जो है 3 कहानियाँ हैं। पहला नंबर अपनी और पराई, दूसरा नंबर मोह और छोह। पहला नंबर क्या है, अपनी और पराई, और मोह और छोह। ये जो है 3 कहानियाँ हैं नारी क्या एक पहले में। और रूप और स्वरूप, अपनी और पराई, मोह और छोह, रूप और स्वरूप। हवेली और झोपड़ी इस संग्रह में कुल 8 कहानियाँ हैं, और भोर का सपना पहला है। फिर भी हवेली और झोपड़ी, तब और अब, मोतीचूर है, खतरा है, सभ्य और बर्बर है, मर्ज जो है बढ़ता गया ज्यों ज्यों, दवा की, देव और दानव है। इस कहानी संग्रह में भी कुल 8 कहानियाँ हैं देव और दानव में। कांटे से कांटा हो गया, होटल और तीर्थ हो गया, देव और दानव हो गया, झूठ और सच, पद और मद, मैं और मेरा, फूल और कांटा, धर्म और मर्म। अगर वे और हम की बात करें तो इस संग्रह में कुल 13 कहानियाँ। अपनी अपनी नज़र है, माँ बेटी है, अपना पराया है, अपनी अपनी व्यवस्था है, जाति और रंग है, अपनी अपनी जो है छूट है, और अपनी अपनी ट्रेन है, अपनी अपनी गांठ है, रस की प्यास है, अपनी अपनी जो है कसौटी है, ताने बाने हैं, अपनी अपनी राह, श्रम का मूल्य। ये सभी जो है वे और हम संग्रह में 13 कहानियाँ, कुल 13 कहानियाँ संकलित हैं है। ये कहानी अबला क्या ऐसी सबला, बिखरे मोती, अबला क्या ऐसी सबला बिखरे मोती। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की भाषा के विषय में हिंदी साहित्य कोश भाग फर्स्ट में कहा गया कि आपकी सफलता का रहस्य आपकी जो है मनोरम भाषा शैली के कारण प्रसिद्ध है। तत्सम सामाजिक शब्द योजना तथा तुकपूर्ण पदावली के कारण आपके जो है लेखन में बांग्ला गद्य शैली की झलक पाई जाती है। राधिका रमण जी की अधिकतम पुस्तकों का नाम जो है द्वंद्वात्मक है। कानों में कंगना कहानी का सारांश क्या है कि बिहार के रोहतास जिला में जन्मे हैं राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह हिंदी साहित्य में एक प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने न केवल कहानी बल्कि जो है उपन्यास, नाटक, संस्मरण आदि कई गद्य की विधाओं को सुशोभित किया है। उनकी कहानियाँ जो है मन प्रांतर को आनंदित ही नहीं करती वरन सोचने समझने पर मजबूर भी करती हैं। ऐसी ही एक मर्मस्पर्शी कहानी है कानों में कंगना में शैली में रचित। यह कहानी पाठक को अंदर तक तिलमिला देती है। वेश्या के प्रति जो है आसक्ति और बीवी के प्रति जो है विरक्ति के द्वारा इस कहानी की घटनाओं को आगे बढ़ाया गया है। एक भारतीय नारी क्या होती है, उसका बलिदान, न्यौछावर और समर्पण कहाँ तक जो हो सकता है, इस कहानी को पढ़कर जाना जा सकता है। कहानी की नायिका किरण है जो योगेश्वर की पुत्री है। कहानी की नायिका कौन है? किरण है जो योगेश्वर की पुत्री है। नरेंद्र के पिता जो है धर्मशास्त्र के अध्ययन को पूर्णाहुति के दिन जो है योगेश्वर की आज्ञा से नरेंद्र और किरण जो है परिणय सूत्र में बंध जाते हैं। नरेंद्र अपने बाबा पिता के कहने पर एक जोड़ा जो है पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनक जो है कंगन आचार्य को भेंट स्वरूप देने गया था। योगेश्वर ने सब लौटा दिए। कंगन को किरण उठा ले गई।
नरेंद्र और किरण का दाम्पत्य जीवन 2 वर्षों तक सुखमय बीता। इसी बीच एक दिन अपने मित्र मोहन के यहाँ नरेंद्र नाच देखने गया और वहाँ किन्नरी को देख जो है मोहित हो गया। अब नरेंद्र किन्नरी के मोहपाश से अलग नहीं रह पाता, उसी के इशारे पर चलने लगा। कथाकार जो है किन्नरी की भाव भंगिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि नवीन यौवन, कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक, अब चित्त को जो है चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली थी। नरेंद्र उसके इस मोहजाल में इतना उलझा कि उससे ना तो निकला और ना निकलने की कोशिश की। पहली बार उस किन्नरी को देखने पर जो है उसकी प्रतिक्रिया देखिए। पहली बार देखकर उसे उस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। एक लपट जो लगती किसी नशा से चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिल गई, हृदय के साथ साथ घसीट ले गई। इस तरह नरेंद्र जो है किन्नरी के पीछे अपनी सारी लोक मर्यादा, धर्म, शिक्षा और संवत्सर की पूज्य लक्ष्मी पत्नी से पवित्र प्रेम सभी को उस प्रदीप्त वासना कुंड में जो है स्वाहा करता चला गया। पर जो है प्रेम ने पवित्र प्रेम को मात दे दिया। अब नरेंद्र जो है किरण से विमुख होता चला जा रहा था। दिन भर बहानों की माला गूंद कर किरण के गले में और शाम को मोती की माला उस नाचने वाले के गले में डाल देना उसको जो है नियत बन गई। जब बातें जाहिर हुई तो किरण पछाड़ खाकर बेहोश हो गई। स्त्री सभी चीज़ों से समझौता कर सकती है, पर अपने प्रेम पति से समझौता मरते दम तक नहीं कर सकती। पर देर बहुत हो चुकी थी। घर का एक एक सामान जो है किन्नरी के किनारेदार साड़ियों के चकाचौंध में समा चुकी थी। बच गया था तो केवल एक कंगन, वही कानों का कंगन जिसे प्रणय सूत्र के समय नरेंद्र ने ही दिया था। उस कंगन को लेते ही नरेंद्र पुरानी यादों में खो जाता है। मरणासन किरण के आगे वह लज्जा और ग्लानि से भर जाता है। नशा उतरता है, आंखों में बड़ी पट्टी खुल जाती है। यथार्थ का बोध होता है, किंतु तब तक जो है समय निकल चुका होता है। अब जो है जीवन में अंधकार के अलावा कुछ भी शेष नहीं रहता। समाजता हम कह सकते हैं कि इस मार्मिक कथा में एक पतिपरायणा भारतीय संस्कृति में पली बड़ी स्त्री का चित्रण बड़े ही मार्मिक रूप में हुआ है। तो दूसरी तरफ जो है धर्मज्ञानी अच्छे कुल में होकर भी नरेंद्र की लंपटता से रूबरू कराया गया है। यद्यपि कहानी के अंत में जो है नरेंद्र का नशा उतरता है, पर अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कहानी से अगर पात्र की बात करें तो पात्र जो है नरेंद्र है नायक, किरण जो है नायिका है, योगेश्वर जो है किरण के पिता हैं और किन्नरी जो है वेश्या है। कानों में कंगना कहानी प्रथम कहानी संग्रह जो है कुसुमांजलि से ली गई है। कानों में कंगना इंदु पत्रिका में सन 1913 में प्रकाशित हुई थी। कानों में कंगना कहानी की नायिका जो है किरण और नायक जो है नरेंद्र हैं। किरण के पिता योगेश्वर धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे। नरेंद्र ने इन्हीं से धर्मशास्त्र की जो है शिक्षा ली। ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन में कुटी बनाकर योगेश्वर रहते थे। नरेंद्र के पिता और योगेश्वर जो है लड़कपन के साथी थे। नरेंद्र अपने पिता के कहने पर अध्ययन की पूर्णाहुति के दिन एक जोड़ा जो है पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनक जो है कंगन आचार्य को देने जाता है। योगेश्वर ने नरेंद्र के सभी उपहारों को लौटा दिया, केवल कंगन जो है किरण उठा ले गई। नरेंद्र जो है मुरादाबाद में रहता है, यहीं मोहन के यहाँ नाच देखने जाता है। किन्नरी के मायाजाल में फंसकर अपना सर्वस्व जो है लुटा देता है। अंत में नरेंद्र जूही से कहता है कि किरण के पास कुछ भी बचा हो तो उसे जो है ले आओ। किरण के पास नरेंद्र को देने के लिए कानों का कंगना के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। नरेंद्र कंगना को देखकर ग्लानि से भर जाता है और कहानी का अंत जो है दुखात्मक होता है। मार्मिक कहानी कानों में कंगना की भाषा शैली जो है अलंकारिक, काव्यात्मक तथा क्लिष्ट है। कहानी के मुख्य वक्तव्य है कि हमारी ऐसी आँखें कहाँ के उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर था ले नरेंद्र। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके जो है भीतरी किले को तोड़ डाला, या नूरजहां ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर जो है शहंशाह के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी। फिर नदी के किनारे बसंत वल्लभ और रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरस
सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़े। नरेंद्र, कभी आम की टिकोरी से आंचल बढ़ लाती है, कभी मौलीश्री के फूलों की माला बना लाती है, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगना भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है। नरेंद्र, 2 टके के कंगन में इतनी शक्ति है। नरेंद्र कहता है, गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छैया कहाँ मिल सकती है। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी बंसी के टेर दें, ऐसी कुटीर नहीं जिसके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो। यह ऐसे मुनीश नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म की शिक्षा दें। लोक अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा। भवसागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है। अगला है कि कौन कहे वहाँ जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण। नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। योगीश्वर, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। योगीश्वर, यह क्या, तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले, इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोकजाल में बांधने चले। कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवरण नहीं बोल सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंगे दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। अगला है कि यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक हलचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पाश, कहाँ से कहाँ आ पड़ी वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास हाथों हाथ लौट गए। जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। नवीन यौवन, कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नाचने वाली थी। आंखें मिलती मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। इतने दिनों की धर्म शिक्षा, 7 वत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रदीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगी। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रहीं, घर घर शब्द जल उठा। जो अनंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराये हाथ के वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया।